हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, लगातार जिसमें जारी है महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस। इस क्लास में आज भी हम बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007। पिछले क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में बाल विवाह से संबंधित इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देखे थे। ठीक है, अधिवेशन वगैरह नहीं हुआ था। आज की क्लास में अधिवेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास पर चलते हैं और पिछले क्लास को देख लेते हैं। 15 नंबर का क्लास जो हुआ था पिछले क्लास, उसमें क्या क्या था तो हम जानते हैं। हमने कहा था कि भाई पढ़ेंगे क्या क्या, तो आपके इसके अंतर्गत बालक कौन होते हैं ये पढ़ चुके हैं, बाल विवाह क्या है ये पढ़ चुके हैं, बाल विवाह क्यों होता है ये पढ़ चुके हैं, बाल विवाह के नुकसान क्या थे, बाल विवाह का शिकायत कौन कर सकता है, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रारंभिक प्रयास, प्रारंभिक नियम बनाए गए थे जिसको हम कहते थे शारदा एक्ट। उस शारदा एक्ट को हम भी पढ़े। फिर आज की क्लास में जो बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं। ठीक है, और ये जितनी धाराएं हैं वो हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बालक कौन होते हैं भाई? मैंने कहा था कि बालक कौन होते हैं कि जिसकी उम्र यदि 21 वर्ष से कम हो, लड़के की बात करें, उसकी उम्र अगर 21 वर्ष से कम हो, लड़की के संबंध में, गर्ल के संबंध में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, तो वो क्या कहलाएंगे? माइनर कहलाएंगे, बालक कहलाएंगे। ठीक है, अगर इस स्थिति में शादी होती है, ठीक है, इस स्थिति में यदि शादी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं, बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, और यदि ऐसा भी होता है कि लड़के की उम्र 21 पार कर गई हो और लड़की की उम्र 18 हो, 18 से पहले हो, कम हो, तो भी बाल विवाह कहलाएगा। यदि लड़की की उम्र 18 से अधिक हो और लड़के की उम्र 21 से, ठीक है, कम हो, तो भी बाल विवाह कहलाएगा, और दोनों की उम्र कम है तो भी बाल विवाह कहलाएगा। तो 3 कंडीशन में क्या कहलाएंगे? बाल विवाह कहलाएगा। लेकिन याद रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि 2021 का संशोधन किया गया है, और 2021 के संशोधन में क्या लाया गया था भाई कि बाल विवाह, ठीक है, के संबंध में लड़के लड़कियों दोनों का उम्र अगर 21 वर्ष से ऊपर होता है तब इसको बाल विवाह नहीं कहा जाएगा। दोनों की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो बाल विवाह कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। बाल विवाह क्या है? तो बस वही बातें थी जो लड़के और लड़की में से कोई एक पक्षकार या दोनों बालक के हैं उस, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह से संबंधित तथ्य भी हमने जाने थे, जैसे कि बाल विवाह संबंधित मामलों में भारत विश्व के 2nd नंबर में आता है। विश्व में 40% बाल विवाह भारत में होता है। भारत में 44% बाल विवाह, ठीक है, 44% विवाह बाल विवाह से होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 52% विवाह किससे होते हैं भाई? बाल विवाह से होते हैं। ठीक है, चलिए। फिर शारदा एक्ट क्या थे ये हमने देखे थे। 28 सितंबर 1929 को ये अभिनीत हुआ था, लागू हुआ था 29 सितंबर, ठीक है, 29 में, ये 29 है ना, 25 आपको दिख रहा होगा, 29 है। उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को रोकने के लिए नियम लाया गया। ठीक है, बिलासा शारदा के नाम पर ये क्या हुआ था भाई? अधिनियम लाया गया था। ब्रिटिश भारत के अधिक, ठीक है, ब्रिटिश भारत के अधीन इंपीरियल विधान परिषद में इसको पेश किया गया था और बाद में एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया है, जहां पर स्टार्टिंग में लड़कों की उम्र 18 वर्ष, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष थी। 1949 में स्वतंत्रता मिलने के बाद, जैसे कि मैंने कहा, लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की उम्र 15 वर्ष। 1978 में फिर संशोधन हुआ और संशोधन होने के पश्चात लड़कों की उम्र 21 वर्ष, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और बाद में इसको हटाकर एक नया आपको देखने को मिला जो हम पढ़ रहे थे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, जिसकी पूरी धाराएं हम पढ़ने वाले हैं अभी।
तो पिछले क्लास में ये सारी बातें हुई थी, तो ये आप क्या करिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। चलिए अब आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बातें करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है, ये हम बातें करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आज है सेकंड पार्ट इससे संबंधित, तो देख लेते हैं क्या है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है। चलिए इसमें कुछ यदि बातें करें तो आपको याद रखनी कुछ बातें, जैसे ये अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। ये लाया क्यों गया था, तो मैंने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए। किसके लिए भाई? बाल विवाह को रोकने हेतु क्या किया गया था, इस नियम को लाया गया था, ठीक है। ये पारित कब हुआ, ठीक है, पारित किसके द्वारा हुआ कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद, ठीक है। पारित कब हुआ? 10 जून, याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, कब भाई? 10 जून सन 2007। सॉरी 10 जनवरी सन 2007, ये आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा भी होगा 10 जनवरी 2007। ठीक है, आगे बढ़ें। राष्ट्रपति के स्वीकृति दौरान की स्वीकृति मिली थी। कब भाई? स्वीकृति कब मिली थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? ये पारित ने स्वीकृति, मैंने क्या कहा? स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। ये याद रखना है आपको। इसके संबंध में ये याद रखना है कि पारित कब हुआ था, तो याद रखना है कब? 1 नवंबर सन 2007 को क्या किया गया था? पारित हुआ था। तो डेटा याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वीकृति, राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्रदान हुआ था? 10 जनवरी 2007 को। पारित कब हुआ था? 1 नवंबर 2007 को, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम वही जो आप जानते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। पूरा नाम क्या है भाई? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसका क्या है? पूरा नाम है, ये याद रखना है। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? याद रखेंगे, कुल धाराएं, तो कुल धाराओं की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है? कुल धाराएं हैं 21। कितनी धाराएं भाई? कुल 21 धाराएं हैं, ठीक है। जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है भाई, वो हम बात करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से संबंधित। तो 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, 1 नवंबर 2007 को पारित हुआ था, ठीक है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के नाम से ये जाना जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम इसका पूरा नाम है, और कुल धाराएं इसमें है 21, ठीक है। और मैंने कहा था कि 21 में से वही गिने चुने 12, 15, 18 लगभग धारा हम पढ़ेंगे। चलिए,
तो एक एक करके बात करते हैं, एक एक धाराओं की हम बात करते हैं। धारा नंबर फर्स्ट, ठीक है, धारा फर्स्ट, पहले नंबर की धारा। अब पहले नंबर की धारा क्या कर रहा है भाई, इनका बोलना क्या है पहले नंबर की धारा का, ठीक है, कि जैसे कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं इसका विस्तार। चलिए, पहले नंबर की धारा का क्या कहना है, इसका मतलब क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। क्या है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं, क्या है भाई, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। प्रारंभ ये आप याद रखेंगे कि धारा फर्स्ट में क्या कहा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का नाम क्या है, विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और प्रारंभ कब से हुआ, तो ये आप याद रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए इसका संक्षिप्त नाम क्या है भाई, ठीक है, इनका संक्षिप्त नाम क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है, क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसका संक्षिप्त नाम है, ठीक है। विस्तार कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिक पर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे संक्षिप्त नाम तो आप जानते हैं, ठीक है, संक्षिप्त नाम तो आप जानते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, बाल विवाह, विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम क्या है भाई, 2006 है, इसी को तो पढ़ रहे हैं ना। दूसरी बातें, इसका विस्तार आप याद रखिए, इसका विस्तार याद रखिए, विस्तार कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो एक तो पहली पॉइंट, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, पूरे भारत में, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि देखिए पहले क्या था, ठीक है, 2019 के पहले, ठीक है, 2019 के पहले ये था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग, ठीक है, फ्लैग चलता था, उनके नियम अलग थे, कायदे कानून अलग थे। जब ये 370 चल रहा था, ठीक है, बाद में जब 370 ये ख़त्म हो गया, 370 खत्म होने के बाद, 370 खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद, होने के बाद, ठीक है, 2019 से, कब से भाई, 2019 से, ठीक है, यहाँ पर भी लागू होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, लागू होगा, लागू होगा, ये आप याद रखना है। क्या कहा गया है, पहली बात समझिए कि यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, इसको छोड़कर संपूर्ण भारत में है, इसमें संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब की स्थिति में नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो 370 था उसको ख़त्म कर दिया गया, 2019 से यहाँ पर जो है अब लागू होगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख ले परंतु, ये पहली बातें, ठीक है। विस्तार के संबंध में अगर मैं दूसरी बातें करूं, विस्तार के संबंध में, इसी के संबंध में अगर मैं दूसरी बातें करूं, तो दूसरी बातें क्या है भाई, दूसरी बातें ये है कि यहाँ देखिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिक, ठीक है। तो देखिए भारत से बाहर, भारत से बाहर भारत के व्यक्ति, भारत के व्यक्ति, यहाँ कहने का मतलब है
कि यदि भारत के, देखिए ऐसा होता है ना कि भारत के लोग जो है दूसरे देशों में बस जाते हैं और दूसरे देश में बस कर, ठीक है, वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो भारत के हैं ऐसे लोगों पर भी वहाँ के नियम लागू होंगे। भारत के बाहर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये लागू होगा, ये याद रखें। तो पहली बात याद रखेंगे जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर वाली बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि 370 ख़त्म हो गया 2019 के बाद से, ठीक है, 2019 के बाद से यहाँ पर भी लागू होगा। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा, लेकिन 2006 में ये अधिनियम आया इसलिए ये कहा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, और भारत के बाहर भारत के लोगों पर ये होगा, याद रखिए, नागरिक पर लागू होगा। चलिए, परंतु ये भी याद रखना है अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी राज्य के रेणुसाओं पर लागू नहीं होगा, ये भी याद रखेंगे। चलिए, तीसरी क्या है, तीसरी बात है प्रारंभ को लेकर है, यह उस तारीख को प्रयुक्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। किसी उपबंध में उस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राज्य उस अनुबंध के प्रति होने वाले प्रति निर्देश है, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें सिंपल। और प्रारंभ कब होगा ये आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद, ठीक है। तो इसका प्रारंभ आप देख सकते हैं 10 जनवरी सन 2007 को ये प्रारंभ हो गया था और ये लिखा भी है, ठीक है। ये क्या किया है भाई, ये लिखा भी गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है, और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, ठीक है, एक एक करके हम बातें कर रहे हैं। तो पहली बातें ये हो गई कि पहला क्या है, पहली धारा क्या है भाई, पहली धारा क्या है, पहली धारा में संक्षिप्त नाम है, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और दूसरी धारा क्या, धारा में दूसरी बात क्या है, विस्तार है। तो मैंने क्या कहा, ये विस्तार की सारी बातें हैं। प्रारंभ राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 10 जनवरी 2007 से ये प्रारंभ हो जाती हैं। तो पहली धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरी धारा, धारा नंबर 2, धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 क्या कह रहा है, परिभाषा, बाल विवाह की परिभाषा है, बाल विवाह की परिभाषाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या है, बाल विवाह की परिभाषाएं, ये है धारा नंबर 2, क्या है, धारा नंबर 2। और धारा नंबर 2 में क्या कहा गया है, परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क, ख, ग, घ, ण, च ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़िए एक बार, ठीक है। बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, और यदि नारी है मतलब महिला है या गर्ल है वो 18 वर्ष पूरी नहीं की हो, ठीक है। ये 21 वर्ष पूरी नहीं की हो और ये 18 वर्ष पूरी नहीं की हो, ठीक है, तो वो बालक की श्रेणी में आता है। और वैसे अगर शादी होता है तो वो बाल विवाह कहलाता है। दूसरी बात यदि क्या कहा गया है कि बाल विवाह में ऐसा विवाह विपरीत है जिसमें बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में कोई एक क्या हो, बालक हो, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकार से पक्षकारों में कोई एक ऐसा पक्षकार वेद है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठानित किया गया है या किया जाना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत धारा 16A के अधीन नियुक्त बाल प्रतिषेध अधिकारी भी है, ठीक है। ये सारी बातें कुछ चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन मैं ये बता देता हूँ बाल विवाह होता क्या है, ठीक है। परिभाषा ये किया गया है। तो बाल विवाह की परिभाषा के अंदर का हम बात करें
तो आपको एक बात पता चलनी चाहिए, पहली बातें कि लड़का का उम्र, लड़के, ठीक है, किसकी उम्र, ठीक है, लड़के की उम्र, लड़के की उम्र अगर 21 वर्ष से कम है और लड़की की उम्र कितनी, 18 से, क्या है, 18 से, या मैंने क्या कहा, 18 वर्ष से कम है, तो दोनों के बीच ये शादी होता है तो बाल विवाह कहलाता है। लेकिन आप याद रखेंगे 2021 के बाद संशोधन, ठीक है, संशोधन हुआ था और संशोधन 2021 के बाद ये जो है क्या कर दी है, लड़कियों की उम्र क्या कर दी है, 21 वर्ष रख दी गई है, 21 वर्ष कर दी गई है, ठीक है, कितनी हो गई है, अब 21 वर्ष हो गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संशोधन के बाद 21 वर्ष, लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम, लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम। अगर इन दोनों के बीच विवाह होता है तो ये विवाह क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, बाल विवाह कहलाएगा। यदि दूसरी बातें, ठीक है, लड़के की उम्र क्या हो, 21 वर्ष से क्या हो, अधिक हो, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से क्या हो, कम हो, तो भी क्या कहलाएगा, ये बाल विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा भी। लेकिन संशोधन वाली बात आप देखेंगे, ठीक है। तीसरी बातें यदि लड़के की उम्र क्या हो, 21 वर्ष से क्या हो, कम हो, और लड़की की उम्र क्या हो, 18 वर्ष से अधिक हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच जो विवाह होगा वो भी क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा भाई। इन दोनों के बीच बाल विवाह कहलाएगा, और ये संशोधन वाली बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखें, जो भी अधिनियम आएंगे, जो भी अधिनियम हम पढ़ेंगे, लगभग सारे अधिनियम में धारा पहला और धारा दूसरा, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड, धारा फर्स्ट में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ये रहेंगे हमेशा, और धारा सेकंड में उसकी परिभाषा रहेंगे। जैसे दहेज, अभी इसके बाद ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बाद हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला इसका विस्तार, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, और दूसरे में इसकी परिभाषा, दहेज की क्या परिभाषा है, ठीक है। ये सारी बातें लगभग सेम रहती हैं पहले और दूसरे नंबर के धारा में। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं ना भाई, पहले धारा और दूसरे धारा में कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो धारा फर्स्ट और धारा सेकंड क्या है आपको याद रखना है, और ये आसान है, याद हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब धारा नंबर 3 पर चलते हैं। धारा नंबर 3 देखते हैं, धारा नंबर 3 है क्या चीज, क्या कहने वाले हैं। चलिए भी, धारा नंबर 3, तो मैं यहां भी लिख देता हूं धारा नंबर 3। एक एक धारा को हम पढ़ेंगे। चलिए, इस धारा में क्या कहा गया है, ठीक है, बाल विवाह का शून्यकरण। मैं सिंपल वे में लिखूं तो बाल विवाह का शून्यकरण, क्या होना, शून्यकरण होना।
चलिए बाल विवाह का शून्यकरण होना, देखिए मैं यहाँ थोड़ा पढ़ देता हूँ फिर अच्छे से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है, इसको पहले वीडियो को मैं हटा देता हूँ अपना। प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठानित किया गया है, ठीक है। विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरण होगा। परंतु किसी बाल विवाह को अक्रियता की कृति द्वारा बालित करने के लिए, ठीक है, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल कर सकते हैं। यदि अर्जी फाइल किए के समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी का संरक्षण वाद मित्र के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत ले सकते हैं। इस धारा के अधीन अर्जी किसी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक की वयस्कता प्राप्त हो तो 2 वर्ष पूर्व करने जो है फाइल की जा सकती है, ठीक है। वयस्कता अगर प्राप्त हो तो 2 वर्ष पूर्व करने के बाद इस धारा की अधीनकृता के दृष्टि प्रदान करने के समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकार और माता पिता या उसके संरक्षण को यह निर्देश देते हैं कि आदेश करेगा कि यथाशक्ति दूसरे पश्चात उसके माता पिता संरक्षक को क्या हो, विवाह के अवसर पर उनको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, उपहार ऐसे वस्तुओं को रकम लौटा दे, ठीक है। चलिए, परंतु इस धारा के अधीन कोई भी दारिशपादी नहीं की जाएगी जब तक इस संबंध पक्षकारों में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर यह कारण निर्देश करेगी ऐसा आदेश क्यों, ठीक है, क्यों नहीं पारित किया जाएगा, सूचनाएं दे दी गई हो। चलिए, ये मैं पढ़ दिया फटाफट जल्दी जल्दी। अब मैं इसको समझाता हूँ बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें ये कहा है कि बाल विवाह को हम शून्य कैसे करें, खत्म कैसे किया जा सकता है। मान के चलिए 2 बच्चों का बाल विवाह हो गया, ठीक है, दोनों जो है बालक हैं, बालक है कहने का मतलब नाबालिग है, 18 और 21 वर्ष से कम है लड़के लड़कियों के, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों का क्या हो गया, बाल विवाह कर दिए गए। और यदि बाद में पता चला कि जो महिला के या पुरुष पक्षकार, महिला के परिवार वाले या पुरुष के परिवार वाले ये चाहते हैं कि ये जो बाल विवाह हुआ है उसको हम शून्य घोषित कर दे, खत्म कर दे, ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। क्या कर दें, शून्य घोषित कर दे, खत्म कर दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आप न्यायालय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में अर्जी करेंगे। क्या करेंगे, न्यायालय में अपनी अर्जी देंगे कि भाई फलाने जो है, ठीक है, लोगों का क्या हुआ है, बाल विवाह हुआ है, अब इस अर्जी को स्वीकार करिए, ठीक है, इसको शून्यकरण कीजिए। यही लिखा है, ठीक है। क्या है, सिंपल वे में समझाऊं तो क्या है, यह लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाके जिला न्यायालय, किसमें, ठीक है, कहाँ पर, जिला न्यायालय में आप जाएंगे और जाके क्या करेंगे, उसको शून्यकरण घोषित कराएंगे, दोनों में से कोई एक पक्षकार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं मैंने क्या कहा कि बाल विवाह का शून्यकरण होना। तो बाल विवाह का शून्यकरण होगा, ठीक है, पहली बात ये कही गई है। इसमें पहली बात ये है कि शून्यकरण होगा कैसे। अब ये तो है तो होगा कहेंगे, तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये न्यायालय में जाना पड़ेगा। किसको जाना पड़ेगा, न्यायालय में, ठीक है। कहाँ पर, जिला न्यायालय में जाकर, जिला न्यायालय में जाकर, ठीक है, कोई भी एक पक्षकार कहने का मतलब है कि जो है लड़की या लड़के दोनों में से कोई एक पक्षकार, ठीक है, जिला न्यायालय में क्या करेगा, जाएगा पक्षकार, जिला न्यायालय में जाकर कोई भी एक पक्षकार विवाह को बाल विवाह घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विवाह को क्या करते हैं, बाल विवाह घोषित कर सकते हैं। क्या करते हैं, घोषित कर सकते हैं, करा सकते हैं, कर सकते हैं मतलब करा सकते, करेंगे तो नहीं भाई, पक्षकार थोड़ी करेंगे, न्यायालय करेगा, सकते हैं,
ठीक है, अपने जिले में, जहाँ पर जिला है, ठीक है, जिस जिले में ये विवाह हुआ है, जिस जिले में रहते हैं उस जिले में जाके उस जिले के जिला न्यायालय में, ठीक है, जाकर आप क्या कर, हर जिले में जिला न्यायालय बनाए गए हैं, तो उस जिले न्यायालय में जाकर कोई भी एक पक्षकार, ठीक है, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों में से कोई एक पक्षकार यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, इसको शून्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है, इसको शून्य करार कर सकते हैं। पहली बातें। दूसरी बातें समझिए। दूसरी बातें इसमें एक और पॉइंट कही गई है कि यदि दो स्थिति में यदि जो पुरुष वर्ग है वो क्या है, अवयस्क है। क्या है भाई, अवयस्क, ठीक है, क्या है, यदि पुरुष वर्ग क्या है, अवयस्क है, तो अवयस्क होने की स्थिति में पहले वयस्क देख लेते हैं, ठीक है। यदि पुरुष वर्ग क्या है, वयस्क है, मान के चलिए पुरुष वर्ग क्या है, वयस्क है, तो वयस्क हो गया, शादी हो गया, ठीक है, पुरुष जो वर्ग वयस्क है, और ये क्या कराना चाहते हैं, बाल विवाह को शून्य घोषित कराना चाहते हैं, ठीक है। क्या है, शून्यकरण के लिए, क्या करने के लिए, शून्यकरण के लिए। अगर कोई पुरुष वर्ग क्या है, वयस्क है, और बाल विवाह को शून्य कराना चाहते हैं, ठीक है, शून्य कराना चाहते हैं, तो उसके लिए याद रखिए बाल विवाह होने के 2 वर्ष बाद, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है, वयस्क है, ठीक है, वयस्क हो गए क्योंकि अवयस्क में शादी हुआ है, तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर, 2 वर्ष बाद क्या है, 2 वर्ष बाद क्या कर सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं। 2 वर्ष बाद क्या कर सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं। कहाँ पर, जिला न्यायालय में। कहाँ पर भाई, जिला न्यायालय में 2 वर्ष बाद अर्जी डाल सकते हैं, ठीक है, कि भाई बाल विवाह को अब शून्य घोषित कर दी गई, ठीक है, क्या किया, बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाए, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो मैंने क्या कहा है, वयस्कता की स्थिति में, ठीक है, पुरुष वयस्क हो चुका है, ठीक है, और वयस्क होने के 2 वर्ष बाद क्या करना पड़ेगा, अर्जी डालना पड़ेगा जिला न्यायालय पर, तब ही जाके ये शून्य होगा। लेकिन यदि ऐसा होता है, एक चीज़ और मान लीजिए, यदि ऐसा होता है कि पुरुष क्या हो, अगर अवयस्क हो, क्या हो, अवयस्क हो, ठीक है, चलिए, क्या हो, अवयस्कता, ठीक है, अवयस्क हो, और अवयस्क की स्थिति में क्या हो, अवयस्क की स्थिति कहने का मतलब माइनर है, ठीक है, वो नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी नियम है, जैसे उनके अभिभावक को ले जा सकते हैं, ठीक है, जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता नहीं है तो जो है चाचा चाची, ठीक है, उनकी देखरेख में जो है दादा दादी, नाना नानी, जो भी इसके देखरेख में है वो जा सकते हैं। पहली बातें। दूसरी बातें, ठीक है, दूसरी बातें कौन है भाई, दूसरी बातें याद करें तो वाद मित्र, किसको हम कहते हैं, ठीक है, वाद मित्र कहने मतलब आपके जो शुभ चिंतक, ठीक है, आपके जो कोई मित्रगण हो, कोई मित्र है, ठीक है, और शुभ चिंतक उस फैमिली का शुभ चिंतक उस फैमिली का शुभ चिंतक, ठीक है, उस फैमिली से जुड़े ऐसे मित्र जो उनका भला चाहते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जाके क्या कर सकते हैं, शून्यकरण जा सकता है। चलिए, ये होगा। एक चीज याद रखेंगे, ये जो 2 वर्ष वाली बात, एक बात याद रखें, लेकिन ये जो है 2021 के बाद इसको क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 2021 के बाद इसको क्या कर दिया गया है भाई, 5 वर्ष कर दिया गया है। याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, 2021 के बाद इसको क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है, ये याद रखेंगे।
चलिए अब एक चीज और, इसकी चौथी बातें और खास बातें ये हैं, ठीक है, यदि शून्यकरण करा दिया जाएगा। अब शून्यकरण करा दिया जाएगा इसका मतलब क्या है, बाल विवाह भाई खत्म हो गया। अब जब बाल विवाह खत्म हो गया तो सेपरेट रहना पड़ेगा, ठीक है, मैरिज जो है खत्म हो गया है तो क्या करना पड़े, सेपरेट रहना पड़ेगा। तो देखिए विवाह हुआ होगा, ठीक है, उस समय इज अ डाउरी, कहने का मतलब दहेज स्वरूप कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है, जैसे अलमारी है, ठीक है, बेड है, कूलर है, कुर्सी टेबल है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, दुनिया भर के जो सामान हैं, ज़रूरतें के सामान हैं वो दिए होंगे। तो याद रखिए उनको भी वापस लेने का अधिकार है, ठीक है। तो दहेज स्वरूप जो सामग्री या धन है, ठीक है, याद रखिए उसको भी वापस लेने का अधिकार है। दहेज स्वरूप प्राप्त, ठीक है, दहेज स्वरूप प्राप्त सामग्री या धन वापस करने का प्रावधान है। दहेज स्वरूप सामग्री या धन क्या होगा, धन वापस करेंगे, क्या है, करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यही बातें जो है, ये नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले तो विवाह के अवसर पर उसे दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अन्य उपहार, ऐसे मूल्यवान वस्तुओं को, आभूषणों को, अन्य उपहार के मूल्य के बराबर रकम जो है लौटा दी जाएगी, ठीक है, उसके बराबर की रकम लौटा दी जाएगी या फिर वो जो दिया है उसको लौटा दें, जो जैसा भी है, ठीक है। चलिए और कुछ खास बातें हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये है, तो ये है किससे संबंधित, धारा 3 से संबंधित खास बातें। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बाल विवाह, धारा 3 क्या कहता है, बाल विवाह का शून्यकरण, ठीक है। धारा फर्स्ट क्या था, संक्षिप्त नाम था, ठीक है, धारा फर्स्ट क्या था, संक्षिप्त नाम था, विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है और प्रारंभ, पहला धारा याद हो गया। दूसरा धारा याद रखिए, ठीक है, परिभाषा, बाल विवाह की परिभाषा। धारा नंबर 3 याद रखिए, बाल विवाह का शून्यकरण होना, ठीक है। तो बाल विवाह शून्यकरण हो गया, इसका मतलब खत्म करना, ठीक है। कैसे खत्म करेंगे, ये तो हमने कह दिया, शून्यकरण होगा, ठीक है, बाल विवाह हो गया, लेकिन कैसे खत्म करना होगा, तो कहाँ जाएंगे, जिला न्यायालय में जाएंगे और जिला न्यायालय में क्या करेंगे, अर्जी डालेंगे। तो कोई एक पक्ष, चाहे स्त्री से हो या पुरुष, स्त्री या पुरुष में से, ठीक है, उनके जो पक्षकार होंगे, ठीक, उनके अभिभावक होंगे, कोई एक पक्ष वहाँ पर जाके क्या करेगा, बाल विवाह को, ठीक है, क्या कराएगा, शून्यकरण घोषित कराएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हूँ, बाल विवाह घोषित कराए, क्या, एक पक्षकार विवाह को, ठीक है, क्या कराएगा, शून्यकरण घोषित कराएगा। भाई ये गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, लिखते लिखते इधर उधर हो गया। शून्यकरण क्या है, शून्यकरण घोषित करा सकते हैं, ऐसा नहीं बाल विवाह घोषित करा सकते हैं, शून्यकरण घोषित कर, जो बाल विवाह हुआ है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, दूसरे लाइन में मैंने क्या लिखा है कि पुरुष पक्ष का, ठीक है, यदि जो शून्यकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वयस्क हो गए हैं तो वयस्क होने के 2 वर्ष बाद ये जिला न्यायालय में अर्जी डाल सकते हैं। लेकिन जो है संशोधन हुआ है 2021 के बाद ये 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष जाके वो शून्यकरण घोषित करा सकते हैं। अवयस्क की स्थिति में, ठीक है, अगर वो जा नहीं सकते तो उसके अभिभावक कहने का मतलब है उनके जो है माता पिता, ठीक है, उनके मित्रगण, और हो सकता है आपके पास का कोई वकील हो,
कोई ये भी याद रख सकते हैं आप, कोई पास का क्या है वकील हो, वकील है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई माता पिता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जाएंगे किसके साथ, वकील के साथ, और बाल प्रतिषेध अधिकारी से मिलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो बाल प्रतिषेध अधिकारी दोनों की अर्जी लेकर, ठीक है, किसके पास जाएंगे, जिला न्यायालय, ठीक है। इस प्रकार से आप जाके शून्यकरण करा सकते हैं। लेकिन एक बात भी मैंने क्या कहा, दहेज, एक और बात मैंने क्या कहा है, दहेज स्वरूप जो प्राप्त सामग्री है या धन है, ठीक है, जो भी जो है अपनी बेटी को जेवरात मिला है, जो भी सामग्री मिला है, धन मिला है, ठीक है, उसके बराबर मूल्य का आप चुका सकते हैं या उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बाल विवाह शून्यकरण करना, क्या है, धारा 3 या धारा 3। तो धारा 1, 2, 3 तीनों आप याद रखेंगे अच्छे से। क्लियर है बातें? चलिए अब बात करते हैं धारा नंबर 4। अब देखिए ये 3 हो गया धारा, बाल विवाह शून्यकरण हो गया, कहने को मतलब बाल विवाह खत्म हो गया। अब बाल विवाह खत्म हो गया, अलग अलग रह गए, सेपरेट हो गए, ठीक है, जिनका शादी हुआ था वो सेपरेट हो गए, ठीक है। अब सेपरेट हो गए तो क्या कहा गया है, चौथे धारा में ये कहा गया है कि वो जो महिला होगी, जो लड़की होगी, ठीक है, वो जो महिला होगी, वो लड़की होगी, उसके भरण पोषण के लिए, उसके रहने के आवास के लिए, ठीक है, जो भी पैसा चाहिए, ठीक है, जो भी मदद चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो पुरुष वर्ग वाले महिला को देंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाने के बाद। यही कहा गया है कि इसमें धारा नंबर 4 में, ठीक है। और धारा नंबर 4 क्या बोलता है भाई, बाल विवाह के बंधन में आने वाले महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध है, ठीक है, क्या है, निवास के लिए उपबंध है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है कि धारा 3 के अधीन, ठीक है, धारा 3 में क्या कहा गया, सेपरेट होना है। धारा 3 में क्या कहा गया है भाई, कि सेपरेट होना है, और 3 के अधीन सेपरेट हो जाने के बाद, ठीक है, क्या है, बाल विवाह खत्म हो जाने के बाद, शून्यकरण हो जाने के बाद, ठीक है, ये किसको बोल रहा है, शून्यकरण को बता रहा है। तो शून्यकरण हो जाने के बाद, ठीक है, जो महिला पक्षकार होंगे, ठीक है, जिसकी शादी हुई, उनके पक्षकार जो है, महिला पक्षकार को क्या देना पड़ेगा, भरण पोषण देना पड़ेगा और निवास देना पड़ेगा रहने के लिए, ठीक है। जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष जो पक्षकार को, और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार अवयस्क है, तो उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक, पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देने की अंतिम आदेश देता है, ठीक है। सदैव भरण पोषण की मात्रा और धारणा जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते किया जाएगा। भरण पोषण की रकम मालिक या एक मुश्त जो मासिक या एक मुश्त राशि के रूप में संदाय की जाएगी। यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है, तो जिला न्यायालय द्वारा पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथी बातें, धारा 4। अब इसको अच्छे से समझेंगे, वो मैंने पढ़ दिया फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक है। महिला पक्षकार को पुरुष पक्षकार द्वारा, ठीक है, भरण पोषण व निवास का आदेश, भरण पोषण व निवास का आदेश, ठीक है, क्या है, आदेश। चलिए अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मैंने क्या कहा, ठीक है, धारा 3 क्या कहता है, शून्यकरण हो गया, सेपरेट हो गया। धारा 4 क्या कहता है, यदि महिला है तो उसके लिए क्या है, भरण पोषण, ठीक है, महिला को,
क्या करना पड़ेगा, महिला को पुरुष द्वारा क्या देना पड़ेगा, भरण पोषण और निवास। क्या देना पड़ेगा, भरण पोषण एवं निवास देना पड़ेगा। ठीक है, उसके रहने के लिए। ठीक है, जैसे वो सुख सुविधा वहाँ प्राप्त करती थी, ठीक है, वैसी भरण पोषण और क्या करना पड़ेगा, निवास देना पड़ेगा। किसको, महिला को। किसको देना पड़ेगा, महिला को। ठीक है, ये जिला न्यायालय आदेश देती। आदेश कौन देगा भाई, ठीक है, आदेश कौन देगा, आदेश देगा जिला न्यायालय। किसके द्वारा, जिला न्यायालय। ठीक है, क्या करेगा, आदेश देगा कि महिला को पुरुष द्वारा भरण पोषण एवं निवास, ठीक है, का आदेश है। पहली बातें। दूसरी बातें समझिए। दूसरी बात ये है कि यदि पुरुष अवयस्क है, माइनर है, ठीक है, बाल विवाह तो हो गया। अब बाल विवाह होने के बाद उसको शून्यकरण घोषित कर दिया, ठीक है, धारा 3 में। ठीक है, और ये सेपरेट हो गया दोनों। तो सेपरेट होने के बाद अगर उस समय जो पुरुष वर्ग है, पुरुष यदि माइनर है, ठीक है, तो पुरुष यदि माइनर है तो वो जो न्यायालय क्या आदेश देगा कि पुरुष वर्ग के जो माता पिता है, उसके अभिभावक हैं, ठीक है, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनसे ये मांग करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पुरुष की जो है अवयस्क होने की जो है दिशा में, ठीक है, अवयस्क होने के कारण वो उनके माता पिता से क्या करेंगे, ये आदेश, ठीक है, वो मानने के लिए राजी होगा। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कहने का मतलब है यदि पुरुष ठीक है क्या हो, अवयस्क की स्थिति हो, अवयस्क हो, तो यह आदेश ठीक है, यह इस आदेश का पालन, हम या लिख सकते हैं इस आदेश का पालन कौन करेगा, उसके माता पिता करेंगे। उसके क्या कौन करेगा, माता पिता करेंगे। ठीक है, और वहीं लिखा हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके जो है पक्षकार, ठीक है, क्या है, ठीक है, माता पिता या संरक्षण, क्या लिखा हुआ है, माता पिता या संरक्षण। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये याद रखिए, ये निवास देगा, ये सब चीज देगा, कहाँ कितने तक, ठीक है, याद रखेंगे, ये मैं बाद में बता देता हूँ। चलिए अभी फिलहाल ये 3rd नंबर में आते हैं। ठीक है, ये जो भी है, तीसरी बात यदि करें तो तीसरी बात ये करेंगे, रकम जो है, रकम कितनी क्या होगी, मासिक देना पड़ेगा, मासिक या एक मुश्त। ठीक है, कि भाई 1 वर्ष का ये चला सकते हैं, इतना हो सकता है, इतना लाख, इतना, तो ये मासिक देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको जो है एक मुश्त देना पड़ेगा कि भाई एक बार ले लो, ठीक है, पूरा पीछा छोड़ो हमारा। ठीक है, एक बार ले लो, हमारा पीछा छोड़ो, या मासिक उनको देना पड़ेगा महीने के महीने। ठीक है, किसको, महिला पक्षकार को। ठीक है, और चौथी बातें महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि पुरुष वर्ग के, ठीक है, पुरुष के परिवार की जो आर्थिक स्थिति, पुरुष के परिवार की आर्थिक स्थिति के आर्थिक स्थिति के अनुसार मैंने क्या कहा, ठीक है, ये जो भरण पोषण के लिए जो पैसे देंगे, ठीक है, भरण पोषण के लिए जो पैसे देंगे वो मासिक में देंगे, एक मुश्त देंगे। ठीक है, और क्या कहा गया है, पुरुष के परिवार की आर्थिक स्थिति के ठीक है को देख कर देंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति के अनुसार देंगे, उसको देख कर देंगे कि भाई ऐसा नहीं, चलो इनकी आर्थिक स्थिति एकदम, ठीक है, अच्छी नहीं है,
दिहाड़ी मजदूर हैं और उनको उनसे जो है लाखों में आप पैसा मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति को देख के भरण पोषण के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यायालय ये आदेश नहीं दे सकता कि भाई इतना लाख, इतना करोड़, इतना जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। न्यायालय उनकी आर्थिक स्थिति देख के ही, ठीक है, पुरुष वर्ग के आर्थिक स्थिति के अनुसार ही महिला वर्ग को वो चीज़ें देंगी, ठीक है, भरण पोषण की। चलिए ये बातें हो गई। अब बात करते हैं ये चारों के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस चारों की बातें करें। ये भरण पोषण अगर देंगे, ये भरण पोषण वगैरह देंगे, ठीक है, तो महिला को, ठीक है, कब तक, भाई जिंदगी भर तो नहीं देंगे, जिंदगी भर तो नहीं देंगे कि जिंदगी भर आपको देते रहें, ऐसा तो नहीं है। कब तक देंगे, कब तक देंगे, जब तक उनका, ठीक है, पुनर्विवाह ना हो, ठीक है। कब तक, ये पैसा कब तक देंगे, मैंने क्या कहा, जब तक उनका क्या ना हो, पुनर्विवाह ना हो, पुनर्विवाह ना हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या है, पुनर्विवाह तक। कहाँ तक, पुनर्विवाह तक। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा पुनर्विवाह तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लड़की की यदि दूसरी शादी होती, दूसरी शादी को हम पुनर्विवाह ही कहते हैं ना, ठीक है। लड़की की यदि दूसरे के साथ शादी हो जाती है तो उसके बाद से लड़के पक्ष द्वारा लड़की को भरण पोषण और जो निवास के लिए जो खर्च दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बातें, चौथी बातें क्लियर है। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चारों के चारों बातें, चारों पॉइंट, कि महिला पक्षकार, धारा 4 क्या बोलता है कि महिला पक्षकार को पुरुष पक्षकार द्वारा क्या देना पड़ेगा, ठीक है, भरण पोषण देना पड़ेगा, ठीक है। ये देने का आदेश कौन देगा, जिला न्यायालय देगा। महिला को पुरुष पक्ष द्वारा भरण पोषण और निवास का आदेश है। दूसरी बात ये है, यदि पुरुष पक्ष का जो है पुरुष वर्ग क्या है, अवयस्क स्थिति में है, माइनर है, काम धाम नहीं कर रहा है बेचारा, तो कहाँ से पैसा लाएगा, तो उसके बदले किससे मांग कर सकता है, या जिला न्यायालय किसको आदेश दे सकता है, उनके माता पिता या उनके अभिभावक। जैसे कि मैंने कहा उनके माता पिता नहीं है तो चाचा चाची, ठीक है, जो उनका भरण पोषण करें, या जो उनके संरक्षक में है, कोई संरक्षक हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। रकम एक मुश्त चुकाना पड़ेगा या फिर महीने के महीने आप उनको देंगे, ठीक है। और ये रकम जो होगी वो पुरुष के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर होगी, ऐसा नहीं कि जितना मांगे उतना ही देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कब तक आपको दिया जाएगा, यह कहने का मतलब है महिला पक्षकार को कब तक दिया जाएगा, जब तक उस महिला का पुनर्विवाह ना हो, दूसरी शादी करके दूसरे पुरुष से वो शादी न कर जाए, ठीक है। वयस्क होने के बाद दूसरे पुरुष से वो शादी जब तक न कर जाए तब तक उसके भरण पोषण निवास के लिए देना पड़ेगा। ये धारा 4 है। तो आपको याद हो गया होगा, याद हो रहा है। धारा फर्स्ट क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा दूसरा परिभाषा। धारा तीसरा विवाह का या बाल विवाह का शून्यकरण होना। धारा चौथा जो शून्यकरण हो गया तो महिला को भरण पोषण देना। और इसमें और समझिए पांचवा धारा क्या बोलता है कि यदि बाय द वे ऐसा होता है कि महिला और पुरुष जो बाल विवाह किए हैं, इन दोनों की से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, इन दोनों से यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे के लिए भी भरण पोषण दिया जाएगा। ये धारा 5 बोलता है। धारा 5 आएगा, इसके बाद हम देखेंगे। मैंने क्या कहा, धारा 5 क्या बोलता है कि बच्चों के लिए, ठीक है, बाल विवाह से हुए बच्चों के लिए जो भरण पोषण की जो है रकम अदा की जाएगी पुरुष वर्ग के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये चौथा हो गया, पांचवा हम देखेंगे, ठीक है। तो पांचवा क्या बोल रहे हैं भाई, पांचवा क्या बोल रहे हैं कि बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण की अभिरक्षा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कुछ देर बाद हम देखेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है क्योंकि, ठीक है, लगातार बोलने में
ठीक है, दिक्कत होती है भाई, लगातार नहीं बोल सकता, तो 5 मिनट का ब्रेक है और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक इसको आप पढ़िए, समझिए और धारा को मन ही मन याद रखिए। ठीक है, धारा को याद रखिए, आपको 5 धारा तक आपको याद हो जाना चाहिए जब तक मैं वापस ना जाऊं। ठीक है, चलिए।
चलिए वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, धारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। धारा फर्स्ट क्या बोलता है, ठीक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेकंड क्या बोलता है, परिभाषा। थर्ड शून्यकरण करना, ठीक है। फोर्थ क्या है, भरण पोषण, किसके लिए, महिला के लिए। फिफ्थ बच्चों की भरण पोषण, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, क्या बोल रहा है भाई, बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण और अभिरक्षा, ठीक है। चलिए, जहां बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहां जिला न्यायालय ऐसे बालों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश जारी कर सकता है। इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोच्च हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसी बालक तक ऐसी रीत से जो बालक के हितों में सर्वोच्च रूप से पूरा करती है पहुंच के लिए समुचित निर्देश देगा, और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय तक बालक के हित की उचित समझे, ठीक है, सम्मिलित हो सकते हैं। जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण को बंद करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकते हैं। चलिए, तो धारा 5 पढ़ लिए, ठीक है, जो लिखा था। अब बात करेंगे क्या क्या खास बात है धारा 5। अब इस धारा 5 में क्या बोला है कि बाल विवाह से जन्मे, क्या बोला है भाई, बाल विवाह से जन्मे बालक, और यहाँ बालक का मतलब ऐसा नहीं है, बालक का मतलब लड़का नहीं है, बालक का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बाल विवाह से जन्मे बालक का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, बच्चे, ठीक है। बालक कहने का मतलब बच्चे, मैं लिख देता हूँ जन्मे बच्चे, सॉरी, ठीक है, से जन्मे बच्चे की भरण पोषण की, क्या है, भरण पोषण एवं अभिरक्षा का आदेश। और ये आदेश जारी कौन करेगा भाई, ठीक है, आदेश जारी करेगा जिला न्यायालय, ठीक है। क्या कौन करेगा, जिला न्यायालय। तो वहाँ के जो जिला न्यायालय होंगे, हर जिले में जिला न्यायालय है, तो वहाँ के जो जिला न्यायालय होंगे, ठीक है, तो वो आदेश जारी करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। पहली बातें क्या याद रखनी है, पहली बातें जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, बच्चे के भविष्य को देखते हुए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चे के भविष्य को देखते हुए, ठीक है, उनके भरण पोषण का आदेश, ठीक है, कौन देगा भाई, जिला न्यायालय देगा, ठीक है, पहली बातें। दूसरी बात ये है इनकी कि जैसे भरण पोषण का आदेश देगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर एक बात आती है कि बच्चे किसको मिले, ठीक है, बच्चे किसके पास रहेंगे, ठीक है, कहने का मतलब कस्टडी किसको मिलेगी, ठीक है। मांग करते हैं ना भी, आप न्यायालय में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, दो कटघरे में हैं, ठीक है, तो बोला जाता है कि माता पिता का विवाह विच्छेद हो रहा है, कहने का मतलब उनका डाइवोर्स हो रहा है, तो क्या बोलते हैं कि बच्चे किनके पास रहेगा, ये मुद्दा रहता है, ये कस्टडी की मांग करते हैं, ठीक है। महिला पुरुष क्या करते हैं, कस्टडी की मांग करते हैं। तो जिला न्यायालय कस्टडी की अगर बात करें तो वे किसको दे सकती है, दोनों में से किसी को भी दे सकती है, बशर्ते जिला न्यायालय को ये जो है ज्ञान हो जाए, जिला न्यायालय को ये पता हो कि भाई जो पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है, दोनों में से बेटर कौन है, ठीक है,
बेटर कौन है, कहने का मतलब महिला कितना कमाए, महिला के परिवार का जो कितना आय है, पुरुष कितना कमा रहा है, और या फिर पुरुष के जो है परिवार की आर्थिक आय कितनी अच्छी है। तो जिनकी आर्थिक आय अच्छी है बच्चे उनके पास जाएंगे, उनके पास रहेंगे, ठीक है। ऐसे आदेश वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, ठीक है, बच्चे की कस्टडी के लिए आदेश, ठीक है, या फिर क्या है, माता रख सकती है या फिर पिता रख सकता है, ठीक है, बशर्ते, ठीक है, मैंने क्या कहा, आर्थिक स्थिति के अनुसार। किसके अनुसार, आर्थिक स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, कि यदि आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, जो इनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, तो जिनकी आर्थिक स्थिति क्या हो, अच्छी हो, ठीक है, तो उनमें से कोई एक को क्या हो सकता है, आदेश दे सकता है कि बच्चे को वो रखें, ठीक है, क्या है, बच्चे को रखें, तो उसकी कस्टडी के लिए। चलिए, और कुछ बातें हैं इसमें, खास बातें कुछ कही गई है क्या भाई, ठीक है, चलिए, तो उसकी कस्टडी के लिए भी और भरण पोषण का आदेश देगा, ठीक है, और ये डिसाइड करेगा कौन, जिला न्यायालय, याद रखेंगे। ये हो गया, ठीक है, इतना समझिए, या हो गया। अगर मैं पांचवे की बातें करूं, पांचवा हो गया धारा नंबर 6, ठीक है, धारा नंबर क्या है, 6, यही मैं लिख देता हूं, धारा 6। और धारा 6 क्या बोलता है कि बाल विवाह से बच्चे जन्मे, बाल विवाह से जन्मे बच्चे, ठीक है, बालकों की धर्मजता, बाल विवाह से जन्मे बालकों का या बच्चे का धर्मजता, धर्मजता क्या है, उसकी धर्मजता। चलिए, अब इसमें क्या क्या लिखा है ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता इस बात से होते हुए कि बाल विवाह ठीक है, कि धारा 3 के अधीन अक्रियता की दृष्टि द्वारा बालित कर दी गई, ठीक है। इसके द्वारा पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भातित बच्चे बालक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुए सभी प्रयोजन के धर्मज बालक समझा जाएगा, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनकी जो लैंग्वेज है, जो ये लिखा है, ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको सामान्य भाषा में समझ नहीं आती, ठीक है, कंफ्यूज कर जाती है, जो डायरेक्टली बोलना चाहिए था वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि ये पूरा जो चीज़ क्या है, बाल विवाह की धर्मजता से क्या समझते हैं, बाल विवाह से बच्चे हुए हैं उनकी धर्मजता से क्या समझते हैं। यहाँ धर्मजता का मतलब धर्म से नहीं, किसी धर्म से जोड़ा नहीं गया है, याद रखें। यहाँ धर्मजता का मतलब है कि, ठीक है, देखिए एक नियम होता है, क्या होता है, एक नियम होता है, बोलते हैं जैसे कि कोई स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, उनका अगर विवाह होता है, उन दोनों का विवाह होते हैं, जो बालिक हो गए हैं, दोनों स्त्री पुरुष जो है बालिक है, उनका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद उनसे जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो जो बच्चा पैदा होता है वो सभी बच्चों के समान, उनको समान सम्मान दिया जाता है, समान माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, समान माना जाता है, ठीक है। तो
सभी कायदे कानून, सभी मौलिक अधिकार, जितने भी अधिकार होंगे उस बच्चों के लिए लागू होंगे, उस बच्चों को क्या कहा जाएगा, एक प्रकार का धर्मस्थता कहा जाएगा। ठीक है, अब आसान भाषा में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, ठीक है, क्या बोल सकता हूं, वर्ड नहीं आ रहा है, जो भी है तो वो जो बोल सकते हैं, ठीक है, सही नियम से, ठीक है, सही नियम से जन्मे बच्चे की तरफ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सही कायदे से जन्मे बच्चे की तरफ क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यदि मैं आसान भाषा में कैसे बताऊं, ठीक है, आप समझिए। ठीक है, सही जैसे कि नॉर्मल हमारा जो नियम रहता है, ठीक है, महिला पुरुष शादी करते हैं, शादी के बाद बच्चा जो है जन्म होता है, तो बच्चे को सारी सुख सुविधा और सामाजिक दृष्टि से सभी चीज़ उसको जैसे ही जो है समाज के लोग ट्रीट करते हैं वैसे इस बच्चे को भी ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, इस बच्चे को भी उतना अधिकार होगा जिससे नॉर्मल जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी अधिकार होता है। ठीक है, जो भी अधिकार होगा वो उनके लिए भी जैसा है तो वैसी है, धर्मजता। ठीक है, क्या करेंगे, धर्मजता, इसी को कहते हैं हम धर्मजता। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, धर्मजता। तो भाई इसकी कोई गलती नहीं है, भाई बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, बच्चे की तो कोई गलती नहीं कि भाई मुझे, ठीक है, उनसे अलग माना जाए, कि भाई दूसरे बच्चों से के जैसे नहीं माना जाए, मुझसे अलग से ट्रीट किया जाए, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि भाई बच्चे की गलती थोड़ी है। इसी कारण न्यायालय ये आदेश दी जाएगी। तो और जो बच्चे जो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसे अगर बाल विवाह से भी बच्चे हुए तो उसको भी उसके जैसे ही ट्रीट किया जाएगा समाज के द्वारा, ठीक है, सब के द्वारा, और उसको भी वो सुख सुविधा मिलनी चाहिए जैसे और बच्चे को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है धर्मजता। ठीक है, ये क्या कहलाता है, धर्मजता, याद रखिए। ठीक है, चलिए यही कहना चाह रहा हूँ मैं। हो गए सारी बातें, तो यही कहा गया है। ठीक है, ये क्या गया, इस बात से कोई भी कि बाल विवाह द्वारा जो है धारा 3 के अधीन अकृत्यता की डिग्री का जो है वाइक कर दी गई। क्या क्या लिखा है भाई, विवाह के जन्म या गर्भावस्था प्रत्येक, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के या पूर्व पश्चात पैदा होते हैं, सभी प्रयोजनों के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि धर्मज बालक समझा जाएगा। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, जो है बाल विवाह से जन्मे बच्चे को समझा जाएगा धर्मज अधर्मज या धर्मज अधर्मज, दोनों, कहने का मतलब ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, धर्मज। ठीक है, तो उसके जैसे औरों के बच्चों के जैसे भी इनको भी सभी चीज़ें प्राप्त होंगी, इसको हम बोलते हैं धर्मज। धर्मज का मतलब यहाँ धर्म से रिलेटेड नहीं है, याद रखेंगे। चलिए समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। छठा के बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर पर। ठीक है, 7वां नंबर क्या बोलता है कि जिला न्यायालय, ठीक है, कि धारा 4 और 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों के उपरांतमी की शक्ति है। कहने का मतलब है क्या करेंगे, धारा 7, ठीक है, जिला न्यायालय को ठीक है, आदेश के परिवर्तन का क्या है, शक्ति है। क्या है, आदेश के परिवर्तन का क्या है, शक्ति है। सिंपल से बात अगर मैं करूं कि जो जिला न्यायालय है, ठीक है, जिला न्यायालय की धारा, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि जिला न्यायालय को धारा 4 और धारा 5 के अधीन, और यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है तो अर्जी के लंबित रखने के दौरान
किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, उसे उपांतरित या प्रतिसहन करने की शक्ति होती है। कहने का मतलब क्या है भाई, ये अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊं कि यदि, ठीक है, और क्या कहा, जिला न्याय 4 और 5 क्या है 4 और 5 के अधीन। किसके अधीन? धारा 4 और 5 के अधीन। ये किसके अधीन है? ठीक है, परिवर्तन किसके अधीन है? धारा 4 और 5। धारा 4 एंड धारा 5, धारा 5। तो धारा और 4 और 5 में जो कहा गया है, ठीक है, अब क्या कहा गया है धारा 4-5 में? ठीक है, महिला पक्षकार के पुरुष पक्ष द्वारा भरण पोषण का आदेश, और 5 में कहा गया है बच्चे के जो भरण पोषण का आदेश। यदि इनमें वो चाहे, कौन चाहे? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय चाहता है कि भाई हमने क्या कर दिया कि पुरुष पक्ष को हमने ये जो है ज़्यादा पैसे जो है या कुछ भी हो, ठीक है, कुछ आदेश दे दिया, तो भाई उसको मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको क्या परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो जिला न्यायालय परिवर्तन कर सकता है। धारा 7 के तहत ये इनकी शक्ति है। ठीक है, तो याद रखिए धारा 7 क्या है कि जिला न्यायालय को आदेश में परिवर्तन की शक्ति किस में है? धारा 7 में है। और धारा 4 और धारा 5 के अधीन ये अपने बातों को, अपने आदेशों को परिवर्तन कर सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो धारा 7 ये है। सिंपल सी बातें हैं। चलिए अब धारा नंबर 8, धारा नंबर 8। चलिए धारा 8 क्या बोलता है कि भाई साहब अब अर्जी लगानी कहाँ है? ठीक है, वह न्यायालय जिसमें अर्जी लगानी है, वह न्यायालय क्या है? वह न्यायालय जिसमें अर्जी लगानी है, जिसमें क्या करना है? अर्जी लगानी है। ठीक है, किसके लिए अर्जी लगानी है? पढ़ लेते हैं थोड़ा क्या लिखा है। ठीक है, कि धारा 3, 4, 5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवादी बालक या बालक निवास करता है या विवाह अनुष्ठानित किया गया हो, या पक्षकारों में अंतिम से जहां निवास करते हो, ठीक है, या जहां अर्जीदारी अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय सम्मिलित होगा। ठीक है, तो अर्जी कहां पेश कर सकते हैं? किसके संबंध में? धारा 3, 4 और 5 के संबंध में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि धारा 3, 4, 5 के संबंध में अर्जी कहां डाल सकते हैं? ठीक है, तो अर्जी किसके लिए है? किसके लिए है? अर्जी किसके लिए है? धारा 3, 4 और 5, 3, 4, धारा 3, 4 और 5 के अधीन क्या है? अर्जी डालना है। ठीक है, यही कहा गया ना, धारा 3, 4 और 5 के अधीन अर्जी डालना है। तो अर्जी डालने के लिए, ठीक है, अब न्यायालय जाएंगे। ठीक है, तो वह कौन सा न्यायालय होगा? कोई भी तो नहीं जा सकते भाई, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मान के चलिए मैं रायपुर में हूँ और कहीं में तो नहीं डाल सकता मैं अर्जी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रावधान है कि पहला प्रावधान ये कहता है, ठीक है, कि पुरुष वर्ग है, पुरुष जो है पक्षकार है, पुरुष पक्षकार, ठीक है, के संबंधित जिले के संबंधित जिला न्यायालय ये कहा गया है। पहली बातें, ठीक है, पुरुष पक्षकार के क्या है? जिला न्यायालय। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने क्या कहा, एक पुरुष है, ठीक है, पहले मैं बात बताता हूँ, पहले ये दें। दूसरी महिला पक्षकार, ठीक है, के संबंधित जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय।
कहने का मतलब है कि मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए ये पुरुष का घर है, ठीक है, मतलब होम है, ये पुरुष का होम है और ये क्या है, ये महिला का होम है, अपने घर है, और ठीक है दो अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग क्या है, मान के चलिए दो अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, दोनों का क्या हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है, दोनों का क्या हो गया, बाल विवाह हो गया और दोनों अपने अलग अलग जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई एक जो है, मान के चलिए रायपुर जिले से बिलोंग करते हैं और एक कोई बलौदाबाजार जिले से बिलोंग करता है, ठीक है, बलौदाबाजार जिले से बिलोंग करता है या करती है, ठीक है, अगर महिला है बलौदाबाजार जिले से बिलोंग करती है और पुरुष रायपुर जिले से बिलोंग करता है, तो रायपुर के जिला न्यायालय में वो जा सकता है, ठीक है, पहली बात है। और दूसरी, महिला पक्षकार जो है, ठीक है, बलौदाबाजार में जा सकता है, ठीक है, कहने का मतलब दोनों जिले न्यायालय में कोई भी जा सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, रायपुर में और बलौदाबाजार दोनों जिला न्यायालय में, ठीक है। और महिला पुरुष कहाँ के हैं, एक पुरुष यदि रायपुर के हैं और महिला बलौदाबाजार के हैं तो ऐसी स्थिति है, ठीक है, समझने वाली बात है ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रायपुर और बलौदाबाजार बस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं समझने वाली बात है, ये एग्जाम्पल है कि ऐसा है। चलिए दो बातें, तीसरी बातें क्या है इसके अंतर्गत, तीसरी बात यह है कि जहां शादी हुआ है, जहां क्या हुआ है, शादी हुआ है, एक मिनट है, चलिए तीसरी बातें, ठीक है, कहाँ, जहां विवाह हुआ है, जहां क्या हुआ है, विवाह हुआ है, ठीक है, मान के चलिए विवाह कहीं हुआ है, मान के चलिए, ठीक है, नजदीक का देख लिए महासमुंद, मान के चलिए महासमुंद, ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब देखिए दो, ठीक है, पक्ष है पुरुष और जो है महिला, ठीक है, दोनों नाबालिग है, दोनों बच्चे हैं, ठीक है, दोनों का बाल विवाह है, दोनों भग के जो है शादी कर लिए महासमुंद में, ठीक है, मस्त कोडार बांध में गए और वहाँ पर मस्त शादी कर लिए, ठीक है, महासमुंद में शादी कर लिए। तो महासमुंद में शादी कर लिए, बलौदाबाजार के रहने वाली है, पुरुष जो है रायपुर के रहने वाला है, तो इनमें से तीनों में से कहीं भी आप अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे रायपुर में, चाहे बलौदाबाजार में, चाहे महासमुंद में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जहां शादी हुआ है, ठीक है, कहां पर, महासमुंद। चौथी बातें यदि मैं करूं कि ये दोनों, ठीक है, दोनों कई समय से रहते हो कहीं अन्य जगह में, यहां पर लिखा हुआ है क्या हो, ठीक है, चाहे अंतिम रूप से, ठीक है, दोनों पक्षकार अंतिम रूप से, ठीक है, जहां निवास करते हैं, ठीक है, अंतिम रूप से कहने का मतलब अंतिम समय तक, ठीक है, ये पक्षकार कहने का मतलब है जो अर्जी पेश करने के जो अंतिम समय पर कहीं पर रहते हैं, मान के चलिए अंतिम समय पर इन्होंने महासमुंद है और महासमुंद से इन्होंने क्या किया, शादी वादी किया और शादी वादी करके ये, ठीक है, रहने लगे, ठीक है, कहाँ पर रहने लगे, कहीं और जगह रहने लगे, ठीक है, जैसे मान के चलिए महासमुंद है, महासमुंद के बगल में है गरियाबंद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद में ये रहने लगे, तो गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, रायपुर कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है, कि यदि पुरुष पक्षकार रायपुर से बिलोंग करता है तो वहाँ भी करा सकते हैं, महिला पक्षकार जो है बलौदाबाजार से बिलोंग करते हैं वहाँ भी करा सकते हैं, दोनों का शादी महासमुंद में हुआ तो महासमुंद भी करा सकते हैं, और दोनों पक्षकार अंतिम रूप से, फाइनल रूप से गरियाबंद में रहते तो गरियाबंद में भी करा सकता है, ठीक है, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। चलिए, या एक और कहा गया जहां
अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा हो। ठीक है, जो है पेश करने की तारीख से निवास कर रहा होगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अर्जी की तारीख से निवास हो, निवासरत हो। ठीक है, अर्जीदारी अर्जी की तारीख से, अर्जी की तारीख से क्या हो, निवासरत हो। ठीक है, और मान के चल अर्जी की तारीख से वो निवासरत कहाँ पर है, मान के चलिए ये कहाँ पर है। ठीक है, चलिए दुर्ग में है, क्या है, आप कहाँ पर है, दुर्ग में है। ठीक है, तो आपके देखिए आपके रायपुर संभाग पूरा आ गए, रायपुर, बलौदाबाजार, जो है महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग। ठीक है, वो पूरा संभाग आ गया आपका। ठीक है, तो अर्जी की तारीख तक वो कहाँ रहते हो भाई, यहाँ पर क्या लिखा है मैं, ठीक है, क्या लिखा हूँ कि अर्जी की तारीख से कहाँ निवास रहते हैं। ठीक है, मान के चलिए वो दुर्ग में निवास है, तो दुर्ग में, गरियाबंद में, ठीक है, महासमुंद में, बलौदाबाजार में, ठीक है, रायपुर में, ये कहीं भी 1 2 3 4 5 पाँचों जगह में कहीं भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी अर्जी पेश कर सकते हैं। किसके अधीन, धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अर्जी कर सकते हैं। किसको भाई, न्यायालय को। किसको कर सकते हैं, न्यायालय को। तो ये बहुत याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए ये सभी धाराएं, 8 के 8 धारा आपको याद होनी चाहिए। 8 के 8 धाराएं आपको क्या होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए जैसे कि मैंने कहा, धारा फर्स्ट संक्षिप्त नाम, विस्तार, ठीक है, और प्रारंभ कब हुआ। धारा सेकंड परिभाषा, धारा थर्ड क्या है, ठीक है, क्या है, धारा थर्ड क्या है भाई, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, याद तो आपको करना है, महिलाओं को याद करना है। ठीक है, बाल विवाह का शून्यकरण करना, ठीक है, और धारा चौथा शून्यकरण हो गया तो शून्यकरण के बाद महिलाओं का भरण पोषण। 5वां धारा बोलता है, छठा धारा उस बाल विवाह से जन्मे बच्चे के भरण पोषण, ठीक है, क्या है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5वां, ठीक है। छठा क्या बोलता है, उसको धर्मज की बात करता है कि बाल विवाह जो बच्चा हुआ है, बाल विवाह से जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या समझा जाएगा, धर्मज समझा जाएगा। कहने का मतलब और जैसे बच्चे हैं, ठीक है, उनके ही जैसे उनको समझा जाएगा, इनके जो है समझा जाएगा, याद रखिए। तो ये छठा। 7वां क्या बोलता है कि न्यायालय को ये आदेश जो है ये शक्ति है कि अपने आदेशों को परिवर्तन कर सकता है। और 8वां क्या बोलता है कि अर्जी लगा सकता है, और कहाँ कहाँ अर्जी लगाना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, किसके अधीन, धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन अर्जी लगा सकता है, और कहाँ कहाँ अर्जी लगाना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, 1 से लेकर 8 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे धारा 9 से जो है धारा 21 तक, हमें पूरा धारा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है धारा पढ़ना, धारा 9 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, आपको धारा 15 पढ़ना है, आपको धारा 17 पढ़ना है, ठीक है, 19 पढ़ना है। इस प्रकार से कुछ कुछ धारा हमें पढ़ने। तो लगभग अभी 8 धारा हुई हैं और लगभग हम 8 धारा और पढ़ेंगे,
ठीक है, एक कंटिन्यू धारा आपको याद रखनी है। चलिए, क्लियर है बातें? क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे और वहाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 से संबंधित आज सेकंड क्लास था और क्लास नंबर 60 16वां क्लास नंबर 70 यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का तीसरा क्लास और बोल सकते हैं अंतिम क्लास कल देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।